एक्सप्लेनेशन फैमिली के बहुत से मेंबर्स ने कमेंट्स में एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की डिमांड की थी, लेकिन मुझे पहले सीजन 1 देखना पड़ा और फिर सीजन 2 की शॉकिंग एंडिंग देखने के बाद मुझे ये पता चल गया कि आप इस सीरीज की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे थे। कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन को। सीजन 1 से ही हमें एक बॉर्डरलैंड के बारे में बताया गया था और इस बार हमें कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन फिर भी ये पता चल ही गया कि बॉर्डरलैंड आखिर क्या है। बॉर्डरलैंड बेसिकली लाइफ और डेथ के बीच की जगह है और इस बॉर्डरलैंड में रहने वाले लोगों के पास 3 ऑप्शंस थे। या तो वो सच में मर जाते और फिर कभी भी वापस नहीं आ पाते, दूसरा ऑप्शन था कि वो बॉर्डरलैंड में ही रह जाते और तीसरा ऑप्शन ये था कि वो बॉर्डरलैंड की गेम्स को खेलकर रियल वर्ल्ड में वापस जाने का एक चांस क्रिएट करते। और जो भी लोग उस बॉर्डरलैंड की सिटी में रहते थे वो सभी ऐसे लोग थे जिनका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो चुका था और उन सभी को अपनी इस बॉर्डरलैंड की जर्नी में लाइफ का रियल मीनिंग भी पता चलता है। और अगर वो एंड तक बॉर्डरलैंड में जिंदा बचे रह जाते तो वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में भी जा सकते थे, लेकिन वापस जाने के साथ ही उनकी सभी मेमोरीज भी दिमाग से वाइप आउट कर दी जाती। और इसी सीजन में हमने ये भी देखा कि रियल वर्ल्ड के टोक्यो में कुछ मीटियोराइट्स हिट होने की वजह से पूरी सिटी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और वहाँ के बहुत से लोग मारे भी गए थे और बहुत से ऐसे भी थे जो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। और मीटियोराइट से इंजर्ड हुए यही लोग बॉर्डरलैंड में आ गए थे क्योंकि वो लाइफ और डेथ के बीच के सिचुएशन में थे। और बॉर्डरलैंड में वो जो भी फायरवर्क्स की बात कर रहे थे उसका रियल मतलब वही मीटियोराइट्स का डिस्ट्रक्शन था जो रियल वर्ल्ड के टोक्यो में हुआ था। और बॉर्डरलैंड में जो इंजरीज और चोट उन सभी को लगी थी वो रियल वर्ल्ड में भी उन्हें उसी मीटियोराइट एक्सीडेंट के बाद लगी थी, लेकिन बॉर्डरलैंड में रहने की वजह से उन्हें ये याद नहीं था कि आखिर असली में क्या हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जितना भी टाइम इन सभी कैरेक्टर्स ने बॉर्डरलैंड पर बिताया था वो असली में रियल वर्ल्ड के सिर्फ 1 मिनट के बराबर था। अब मैं 1 मिनट ही क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और रियल वर्ल्ड में उन मीटियोराइट्स के इम्पैक्ट के सबसे पास थे वो लोग सबसे पहले बॉर्डरलैंड में आए थे, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आगे और बताया है। सीजन 2 में भी बहुत सी शॉकिंग गेम्स खेलने के बाद एंड पर सिर्फ 2 ही फेस कार्ड्स बचे थे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हर किसी ताश या डेक ऑफ कार्ड्स में 3 फेसेस होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। और पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें फेस कार्ड्स कहा जाता है। और सीजन 2 की एंडिंग की तरफ उन 2 फेस कार्ड्स में से पहला था किंग ऑफ स्पेड्स। और किंग ऑफ स्पेड्स को कहीं भी किसी भी जगह एक ओपन प्ले में डिफीट करना था और क्लाइमैक्स सीन में सभी बचे हुए प्लेयर्स उस किंग ऑफ स्पेड को हरा भी देते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि एंडिंग की तरफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और अपनी इंजरीज की वजह से एन भी फाइनली मर चुकी थी। लेकिन उन सभी के प्लान से वो किंग ऑफ स्पेड्स को बुरी तरह डैमेज पहुंचाने में सक्सेसफुल रहते हैं और फिर एंड पर आगुनी ने किंग ऑफ स्पेड्स को मारकर हरा दिया था। और फिर उसके बाद फाइनल गेम बची थी और ये गेम एक रियल वर्ल्ड गेम क्रॉकेट पर बेस्ड है और ये लास्ट गेम लास्ट फेस कार्ड क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ थी। और एंड में अरीसू को जीतने के लिए वो गेम सिर्फ कंप्लीट करनी थी और वो जीत जाता, वो भी बिना कोई पॉइंट स्कोर किए। लेकिन ना तो उसे वो गेम क्विट करनी थी और ना वो उस गेम में हार मान सकता था, उसे सिर्फ और सिर्फ सभी सेट्स खेल के ये गेम कंप्लीट करनी थी। लेकिन पहले 2 सेट्स खत्म होने के बाद मीरा ने अरीसू को ट्रिक करने की बहुत बार कोशिश की और उसे सब कुछ झूठ भी बताया और उसे इस लास्ट गेम को छोड़ने के लिए ऑलमोस्ट कन्विंस भी कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अरीसू को उसके और उसागी के बीच हुई बात याद आई और फिर वो इस लास्ट गेम को खत्म करने के लिए वापस भी गया और गेम खत्म करते ही अरीसू ने सारे फेस कार्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद ये टाइम आ गया था कि अरीसू और बाकी सभी लोग ये डिसीजन ले कि क्या वो बॉर्डरलैंड के परमानेंट रेजिडेंट बनकर वहीं रहना चाहते हैं या फिर नहीं। और सभी मेन कैरेक्टर्स ने उस जगह में परमानेंटली रहने से मना कर दिया और फिर उसके बाद बॉर्डरलैंड की असली डिटेल्स हमारे सामने आई। इस सीजन में हमें ये दिखाया गया कि बहुत से कैरेक्टर्स टोक्यो में हुए फायरवर्क्स या पटाखों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो फायरवर्क्स असली में मीटियोराइट्स हिट होने के साइन थे जो कि रियल वर्ल्ड में हुए थे। और बॉर्डरलैंड लाइफ और डेथ के बीच की एक जगह थी और टोक्यो में हुए मेटियोराइट्स हिट होने की वजह से बॉर्डरलैंड के बाकी सभी कैरेक्टर्स इंजर्ड हो चुके थे। और इसी हिट की वजह से रियल वर्ल्ड में अरीसू भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था और अरीसू इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया था कि उसका दिल 1 मिनट तक रुक गया था और वो ऑलमोस्ट मर चुका था। लेकिन 1 मिनट बाद उसका हार्ट फिर से बीट करना शुरू हो जाता है और वो बच जाता है। और जितनी भी स्टोरी और गेम्स हमें बॉर्डरलैंड में दिखी थी वो सब की सब रियल वर्ल्ड के सिर्फ 1 मिनट में हुई थी जब अरीसू रियल वर्ल्ड में कोमा जैसी सिचुएशन में था। और एंड पर अरीसू ने जब बॉर्डरलैंड में रहने से मना कर दिया था उसके बाद ही वो रियल वर्ल्ड में जिंदा होता है और अपने 1 मिनट के कोमा से बाहर आता है। और इसी को और ज्यादा समझने के लिए अरीसू के 2 दोस्त चोटा और केरूबे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सीजन 1 में वो दोनों भी बॉर्डरलैंड में ही थे, लेकिन एक ही गेम के बाद वो दोनों मारे गए थे और इसका मतलब ये था कि वो रियल वर्ल्ड में उस मीटियोर हिट होने
के बाद ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए थे और रियल वर्ल्ड में वो दोनों मर चुके थे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाकी सभी कैरेक्टर्स जो कि सीजन 1 और सीजन 2 में मर चुके थे वो भी रियल वर्ल्ड में अपनी इंजरीज की वजह से मारे जा चुके थे। और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे भी थे जो बॉर्डरलैंड में बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी बच गए और इसका रीजन सिर्फ इतना था कि वो सभी प्लेयर्स रियल वर्ल्ड में अभी तक जिंदा ही थे और बॉर्डरलैंड में भी उन सभी को ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रियल वर्ल्ड में मीटेओराइट्स के हिट होने से पहले वो सभी एक ही जगह पर थे और इसीलिए ओसागी और अरिसु का एंड तक एक साथ रहने का ये भी मतलब था कि वो दोनों भी टोक्यो की उस जगह में एक साथ थे। और बाद में शायद ये भी हो सकता है कि वो दोनों रियल वर्ल्ड में भी साथ ही रहे, लेकिन बॉर्डरलैंड से रियल वर्ल्ड में आने के बाद उन सभी की मेमोरीज भी वहीं पर रह गई थी। एंड में हमने सभी सर्वाइविंग कैरेक्टर्स को भी देखा और सरप्राइजिंगली एन भी एंड पर सर्वाइव कर गई थी। और फिर हमने ये भी देखा कि वो सभी एक दूसरे को पहचान नहीं रहे और उन सभी कैरेक्टर्स में से अरिसु ही एक ऐसा था जिसे ऑलमोस्ट सब कुछ याद था और बाकी सभी को ऑलमोस्ट कुछ भी याद नहीं था। और ये शो हैप्पी एंडिंग की ही तरफ जा रहा था, लेकिन फिर हमें इस सीन में ये जोकर का कार्ड दिखाया जाता है और इस सीन के बाद इस शो की हैप्पी एंडिंग की जगह एक मिस्टीरियस एंडिंग बन गई। पहले तो उस टेबल पर सभी कार्ड्स थे, फिर सबसे पहले सभी नंबर कार्ड्स उड़ गए जो कि सीजन 1 में थे और उसके बाद सभी फेस कार्ड्स उड़ गए जो कि सीजन 2 में थे और लास्ट पर ये जोकर का कार्ड ही बचा रह गया। और इसका मेन हिंट मेरे हिसाब से यही था कि सीजन 2 के बाद अभी सीजन 3 भी बाकी है और ये स्टोरी आगे और कंटिन्यू होगी। वैसे अभी तक नेटफ्लिक्स ने इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि सीजन 3 आएगा भी या नहीं। और अगर आपको पता होगा तो हर एक ताश या डेक ऑफ कार्ड्स में 2 जोकर्स होते हैं, तो शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बॉर्डरलैंड को कोई 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं और उनमें से एक कंट्रोलर अगले सीजन में आएगा। और इसी के बारे में इस जोकर के कार्ड से एक मेजर हिंट हम सभी को दिया गया है। वैसे इस जोकर कार्ड और सीजन 3 पर बहुत सी अमेजिंग थ्योरीज भी हैं और अगर आप उन थ्योरीज पे अगली वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। स्क्विड गेम, ऑल ऑफ अस आर डेड, वेडनेसडे और बाकी सभी नेटफ्लिक्स की अमेजिंग सीरीज पर मेरी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।